गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग। संपर्तय मानचित्र एक आकृति होती है जो संपर्त्यों के संबंध को दर्शाती है। यह ज्ञान को इकट्ठा करती है और प्रदर्शित करने का आरेखित उपकरण है, टूल है। तो संपर्त्यों को सामान्यतः बॉक्स के अंदर या सर्कल्स के अंदर दिखाया जा सकता है। इनको तीर के निशान से एक दूसरे के साथ संबंधित किया जाता है, क्रम के अनुसार प्रदर्शित किया जाता है और भिन्न भिन्न संपर्त्यों के बीच इन संबंधों को प्रदर्शित करने की तकनीक को ही कॉन्सेप्ट मैपिंग कहते हैं या संपर्तय मैपिंग कहा जाता है, मानचित्र कहा जा सकता है। एक संपर्तय मानचित्र विचारों, बिंबों और शब्दों के बीच संबंध को दर्शाने का एक तरीका होता है। जिस प्रकार एक वाक्य आकृति एक वाक्य के व्याकरण को दर्शाता है, वैसे ही एक सड़क मानचित्र रास्तों तथा कस्बों की स्थिति को दर्शाता है। जैसे कि ये नीचे चित्र दिया गया है, इस चित्र के अंदर क्या दिखाया गया है कि संपर्त्यों में क्या है, संबंध है। एक दूसरे क्या है, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी को तीर के निशान से क्या कर रखा है, संबंधित कर रखा है। इस प्रकार ये क्या है, संपर्तय मानचित्र। नेक्स्ट पेज पे हम जैसे पहुंच रहे हैं, इसमें क्या बताया गया कि संपर्तय मानचित्र का विकास विभिन्न विषयों में अर्थपूर्ण अधिगम को पढ़ाने के लिए किया गया है। संपर्तय मैपिंग की तकनीक का विकास 1972 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में जोसेफ डी नोवेक के द्वारा किया गया था। इस तकनीक का विकास बच्चों के विज्ञान से संबंधित आधुनिक ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए किया गया। इस तकनीक का प्रयोग विज्ञान तथा दूसरे विषयों के अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ाने के लिए एक टूल के रूप में किया जाता है। तो संपर्तय मानचित्र की उत्पत्ति निर्मितवाद नामक अधिगम आंदोलन से हुई थी। निर्मितवादी ये मानते हैं कि अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। नोवेक का काम डेविड आशुबल के ज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है, जिसने इस बात पर बल दिया कि पहले का जो ज्ञान है वो नए संपर्त्यों को सीखने में हमारी मदद करता है। एक सबसे महत्वपूर्ण कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है वो ये है कि अधिगमकर्ता पहले से कितना जानता है, ये सुनिश्चित करने के बाद ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो अर्थपूर्ण अधिगम तब संभव होता है जब अधिगमकर्ता की ज्ञानात्मक संरचना में नई सूचनाओं को जोड़ दिया जाता है। तो अर्थपूर्ण अधिगम वो प्रक्रिया है जिसका संबंध नई सूचना से होता है और बच्चों के अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए अधिगम का संबंध बच्चों की संज्ञानात्मक संरचना से होना चाहिए। बच्चों की संज्ञानात्मक संरचना की प्रासंगिकता तभी पता लगती है जब हम संपर्त्यों के प्रारंभिक ज्ञान पर ध्यान दें। तो आगे है यूजेस ऑफ कॉन्सेप्ट्स मैप। कहाँ कहाँ हम इनका यूज़ कर सकते हैं। मुख्य संपर्त्यों की व्याख्या करने के लिए, नए ज्ञान को सृजन करने के लिए और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ाने के लिए, मिश्रित विचारों के परीक्षण के लिए, समस्या के समाधान के लिए या टिप्पणी करने के लिए और संस्थागत ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए, मिश्रित विचारों के संप्रेषण के लिए, भाषा योग्यता के सुधार के लिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में संपर्तय मानचित्र का प्रयोग मुख्य रूप से विज्ञान विषयों के अध्ययन में किया जाता है और अधिगम को बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन विषय में संपर्तय मानचित्र का महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी सहायता से हम संपर्त्यों को एक दूसरे से संबंधित करके दर्शा सकते हैं, जिससे पर्यावरण अध्ययन की अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ाने में मदद मिलती है। इस प्रकार संपर्तय मानचित्र का
पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चार्ट के बारे में। तो चार्ट किसे कहते हैं या इसका निर्माण करने के लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम करेंगे। तो चार्ट एक ऐसा दृश्य है, साधन है, जिसके अंदर रेखाएं होती हैं, आकृतियां होती हैं तथा शब्दों से तथ्य और विचारों का क्रमबद्ध संबंध जो है स्थापित किया जाता है। विस्तृत सामग्री को शिक्षित रूप से व्यक्त करने के लिए हम चार्ट को की जो है विशेषता होती है। चार्ट ऐसी महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री है जो तथ्यों को, विचारों को और हमारे संकेतों को की जो है व्याख्या करती है। चार्ट जो है कई प्रकार के हो सकते हैं। विकास चार्ट हो सकता है, किसी साम्राज्य या विचार के ऐतिहासिक विकास और पतन को जो रेखाओं के द्वारा एवं शाब्दिक संकेतों से हम व्यक्त कर सकते हैं। समय चार्ट हो सकता है जिसमें विभिन्न घटनाओं के समय संबंधी ज्ञान को जो है दिया जा सकता है, जिसमें संगठनात्मक तत्वों, क्रियात्मक संबंधों को दिखाया जाता है, जैसे राज्य के किसी वैधानिक, कार्यकारी या न्यायकारी तत्वों के पारस्परिक संबंध दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इंडेल ने परिभाषित किया है कि एक ऐसा दृश्य चिन्ह है जो कि विषय वस्तु की सार, तुलना या दूसरी क्रियाओं की व्याख्या करने में हमारी मदद करता है। इसका मतलब ये है कि चार्ट वास्तविकता का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि तथ्यों को लाक्षणिक रूप में प्रस्तुत करता है। इसके अलावा इसके द्वारा नियमों और संबंधों को भी हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो चार्ट बनाने के लिए जो है आवश्यक बातें कौन कौन सी, हमें क्या इन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कहता है कि उपयुक्त आकार होना चाहिए। कैसा आकार होना चाहिए? ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। ये जो है अपनी सीट से बैठे पिछले व्यक्ति जो सबसे लास्ट में बैठा होता है उस स्टूडेंट को जो है साफ साफ दिखना चाहिए। तो चार्ट के निर्माता को स्पष्ट होना चाहिए कि इसे जो है कौन सी दिशा में प्रदर्शित किया जाएगा, यानी कि उसको पहले से ही पता होना चाहिए कि वो चार्ट को किधर, किस एंगल से दिखाएगा और सब बच्चों को जो है वो दिखना चाहिए। फिर इसका ब्रीफ डिटेल की बात कर रहा है कि चार्ट पर अधिक शब्द नहीं लिखने चाहिए और इनमें अनावश्यक विवरण भी नहीं देना चाहिए। चार्ट एक देखने की सामग्री है, ये पढ़ने की सामग्री नहीं है। तो इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि चार्ट पर लिखे हुए शब्द जो हैं सुंदर होने चाहिए, सुडौल होने चाहिए, यानी कि एक ही आकार में होने चाहिए और चार्ट देखने में आकर्षक लगना चाहिए। इसमें अगला है हमारा उद्देश्यपूर्ण। चार्ट का जो है उद्देश्यपूर्ण होना ज़रूरी है। उद्देश्य जो है शैक्षिक होना चाहिए, न कि केवल एक देखने के रूप में होना चाहिए, यानी कि जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को वो चार्ट के द्वारा जो है बच्चों को आना चाहिए, उनको उसका ज्ञान होना चाहिए। इस तरीके का चार्ट हमारा होना चाहिए। चार्ट जो है विद्यार्थियों की आयु के अनुसार बनाना चाहिए, उनकी रुचि के अनुसार और उनके स्तर के अनुसार ही होना चाहिए। चार्ट के अंदर स्पष्टता होनी चाहिए, विद्यार्थियों को समझ में आना चाहिए कि चार्ट के अंदर आप क्या दिखा रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं। चार्ट जो है एक मजबूत कागज़ पर होना चाहिए ताकि वो जल्दी से ताकि वो जल्दी फट ना जाए, ख़राब ना हो जाए। और चार्ट को जो है सही ढंग से संभाल कर रखना चाहिए। चार्ट के निर्माण में जो है विद्यार्थियों का भी योगदान ले सकते हैं और समय समय पर जो है अध्यापक को भी जो है बच्चों को चार्ट निर्माण करने के लिए क्या है प्रोत्साहन करते रहना चाहिए। अब इसके हम प्रकारों की चर्चा करेंगे। पहला हम इसके अंदर बताएंगे तालिका चार्ट। इस प्रकार के चार्टों में तथ्य और सूचनाओं को किस में दिया जाएगा? तालिका के अंदर। तालिका चार्ट में जो है कई प्रकार के विभाग बनाकर हम विचारों को, घटनाओं को, विवरणों को, सबको जो है क्रम के अनुसार जो उसके अंदर व्यवस्थित कर सकते हैं।
उदाहरण के तौर पर जैसे ऐतिहासिक घटनाओं का क्रम क्या है, शीर्षक का क्रम क्या है आदि की सूचनाएं भी जो हम समय के अनुसार इन चार्टों में दे सकते हैं। जैसे अस्पताल में इस चार्ट का जो है प्रयोग प्राय देखने को मिलता है। मरीज का बुखार, औषधि का विवरण आदि इस तालिका चार्ट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अपना कॉलेज का जो टाइम टेबल है वो भी एक अच्छा उदाहरण है। स्कूल में भी आपने जो है टाइम टेबल देखा है तो वो भी इस चीज़ का अच्छा उदाहरण है। फिर हम वृक्षा आकृति चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये कैसा होता है? वृक्ष की तरह होता है। वृक्ष का मूल तना जहाँ किसी संगठन या विकास के उद्भव प्रकट करता है, वहाँ शाखाएं, तने, पत्तियाँ आदि उसके बहुआयामी विकास को जो है प्रदर्शित किया जा सकता है। इस प्रकार किसी वस्तु की वृद्धि या विकास दिखाने की यह सबसे प्रभावशाली जो है विधि है। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का विकास या जीव विज्ञान में जीव जंतुओं का क्रमिक विकास इसके उदाहरण है। इस चार्ट का नाम वृक्षा आकृति इसलिए रखा गया जिस प्रकार तने से डालियाँ पत्तियाँ निकालकर विकास करती हैं, उसी प्रकार इस चार्ट का विकास होता है। तीसरा हमारे इसके अंदर है फ्लो चार्ट यानी कि धारा चार्ट। इस प्रकार के चार्टों के द्वारा किसी भी आंदोलन के बारे में, प्रक्रिया, विचारधारा, संगठन आदि के क्रमिक विकास, प्रवाह और प्रबंधन को हम अच्छे प्रकार से समझा सकते हैं। और इसे दिखाने के लिए इसमें रेखाएं या तीरों या आयतों का जो हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइम चार्ट यानी कि समय चार्ट। घटनाओं के कालक्रम को बताने के लिए इन चार्टों को काम में लाया जाता है। ऐतिहासिक घटनाओं, तिथियों, युद्धों का वर्णन करने के लिए ये बहुत ही उपयुक्त है। इतिहास के अतिरिक्त इसका प्रयोग जो है नागरिक शास्त्र या अर्थशास्त्र विषयों में भी किया जा सकता है। अर्थशास्त्र में विभिन्न योजनाओं की उन्नति, राष्ट्रीय आय में विकास, जनसंख्या में वृद्धि आदि दर्शाने के लिए जो है समय चार्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने इन चार्टों की जानकारी जो है प्राप्त की। अगला है हमारा ग्राफ चार्ट। इन्हें जो है चित्रात्मक चार्ट भी कहते हैं। इन चार्टों में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को आलेख, ग्राफ, रेखाकृति, शब्दों तथा परंपरागत चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया जाता है। कक्षा शिक्षण में सबसे ज़्यादा प्रयोग जो इसी प्रकार के चार्टों का होता है। यदि सांख्यिकीय आंकड़ों को हमें दिखाना है तो ग्राफ चार्ट बड़े ही उपयुक्त होते हैं। जैसे कीमतों में वृद्धि या प्राथमिक शिक्षा में विकास आदि को जो है ग्राफ की सहायता से प्रभावशाली ढंग से जो है दिखाया जा सकता है। जैसे आज के समय में अभी जो महामारी फैली हुई है कोविड की, तो कोविड को जो है अब न्यूज़पेपर अगर आप डेली पढ़ते हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे तो एक ग्राफ चार्ट के थ्रू जो है कितने मरीज़ जो है डेली के बढ़ रहे हैं, कितनी रिकवरी रेट आ रही है, वो सब हमें जो है ग्राफ के माध्यम से ही जो है बताया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा वृत्ताकार चार्ट। इस प्रकार के चार्ट में एक वृत्त को आवश्यकता के अनुसार जो है खंडों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक वृत्त जो है किसी प्रतिशत को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है हमारा इशू चार्ट्स, समस्या चार्ट। इन चार्टों का प्रयोग महत्वपूर्ण विषयों और समस्याओं पर व्यक्ति विशेष या संगठन के विचार की तुलनात्मक जानकारी को प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार इनका महत्व क्या है? कक्षा शिक्षण के प्रत्येक स्तर पर, चाहे वो ज्ञान परीक्षा का हो या प्रस्तावना से संबंधित हो या विषय वस्तु के क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण से हो, पुनरावृत्ति से हो या अभ्यास कराने के लिए हो, गृह कार्य देने के लिए हो, चार्ट सभी स्तर पर एक अध्यापक को उसके कार्य में सहायता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार सभी विषयों से संबंधित पाठ्य सामग्री के शिक्षण अधिगम कार्यों में चार्ट से पूरी सहायता लेने का प्रयास किया जाता है। चार्टों की सहायता से संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की सूचनाओं, तथ्यों और आंकड़ों को हम इकट्ठा कर सकते हैं और दृश्य सामग्री के रूप में छात्रों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तथ्यों या विचारों को एक क्रमबद्ध जो है रूप में प्रस्तुत करने के कार्य में ये चित्र, फोटोग्राफ, आलेख आदि भी जो है अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। बहुत से शैक्षिक विषयों का, जैसे कि जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व,
केंद्रीय सरकार का संगठन आदि को स्पष्ट करने के लिए चार्टों का प्रयोग विशेषकर काफ़ी जो है प्रभावशाली हो सकता है। ये एक ऐसा दृश्य साधन है जिसके द्वारा वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखाया जा सकता है। किसी विषय वस्तु को समझाने के लिए उसका संक्षेप में वर्णन किया गया होता है। उसकी तुलना या असमानता को भी हम विकल्प चार्टों के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। संकेतों को और भी स्पष्टतापूर्वक दर्शाने का इसके अंदर प्रयास किया जा सकता है। तो बच्चों, आज आपको हमने मैपिंग और चार्ट्स के बारे में बताया है। आशा करते हैं आपको ये जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इसको एक बार दोबारा से पढ़ेंगे और लर्न करेंगे। धन्यवाद।